नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। एग्रीकल्चर जियोग्राफी का यह अंतिम पार्ट है, पार्ट 4। इसके अंतर्गत हम लोग कृषि से संबंधित विधि और माप, यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत फसल प्रतिरूप, कृषि क्षमता, शस्य विविधीकरण, शस्य गहनता और शस्य संयोजन विधि, कृषि उत्पादकता सूचकांक इत्यादि से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको इसमें देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो प्रश्न आता है अधिकांश लोगों का गलत हो जाता है। यह मेरिट में आपको ऊपर लाने में बहुत काम आता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। फसल प्रतिरूप के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें जो है मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर, एक ही खेत में भिन्न ऋतुओं में एक ही फसल बार बार उगाने की प्रवृत्ति, यानी एक खेत में एक ही फसल हर वर्ष उगाया जाए, कुछ दूसरा न बदला जाए, तो उसको हम लोग मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली ऑन द सेम लैंड। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, एक ही खेत में हर वर्ष केवल मक्का बोया जाए या सोयाबीन आदि बोना, अथवा केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आप जानते हैं कि चावल की लगातार 3 फसलें ली जाती हैं। तो इस तरह से एक ही खेत पर अगर जो एक ही फसल को बार बार बोया जाए तो वह मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। बहुफसली खेती, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही खेत में एक ही ऋतु में बहुत सी फसलें उगाने की प्रथा को हम जो है मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड विद इन अ ईयर। उदाहरण के तौर पर देखिए, गेहूं और सरसों एक साथ उगाना, लेकिन इसमें क्या है, एक साथ उगाने में भी एक पैटर्न होता है। यह खुद बहुफसली जो खेती है यह 3 प्रकार की है। इसमें देखिए क्या है, अंतर फसल, इंटरक्रॉपिंग, एक ही खेत में एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाना। उदाहरण के तौर पर मक्का और सोयाबीन को एक साथ उगाना। इसमें सबसे बड़ी विशेषता अंतर फसल की ये होती है कि इसमें एक रो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, विशिष्ट एक प्रतिरूप देखने का मिलता है। दूसरा है अनुक्रमिक फसल, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, एक ही खेत में एक के बाद एक क्रम से एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। उदाहरण के तौर पर चावल के बाद गेहूं हम लोग उगाते हैं, तो ये सीक्वेंशियल है, एक फसल कटेगी तुरंत दूसरी फसल उसमें बो दी जाएगी। तीसरा है रिले क्रॉपिंग, इसको रेड से मैं लिखा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आता है अधिकांश। तो यदि आपको कुछ भी न समझ में आता हो तो रिले क्रॉपिंग मार देंगे, सही हो जाएगा, क्योंकि इसी को पूछना चाहता है अधिकांश परीक्षाओं में। पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल बोना, यानी एक फसल अभी पूरी तरह से कटी नहीं तब तक दूसरे के उसमें बोआई शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मक्का बोने के कुछ सप्ताह के बाद मक्का की पंक्तियों के बीच सेम बोई जाती है। तीसरा है मिश्रित खेती, मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक ही खेत में भिन्न ऋतुओं में एक से ज़्यादा फसल की खेती करना। तो ये तो मल्टी क्रॉपिंग भी हो गया। तो इसमें क्या है, एक से ज़्यादा खेती करना, लेकिन इसमें प्रायः बुआई से पहले बीजों को मिला दिया जाता है, यानी मिक्स कर दिया जाता है। गेहूं सरसों को आपस में मिक्स करके और पूरे खेत में बिखेर दिया जाता है। अलग अलग एक रो का पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। देखिए, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर विदाउट अ स्पेसिफिक रो अरेंजमेंट, ये इसका विशेषता है। चौथा है, इससे भी प्रश्न आता है, फसल चक्रानुसरण या हेर फेर, क्रॉप रोटेशन की बात कर रहा है। एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न फसल की खेती करना। यानी कि उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मक्का नाइट्रोजन की मांग वाली फसल है, यानी कि मक्का उत्पादन में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और सोयाबीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसल है, यानी कि मिट्टी में यह नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है। सोयाबीन को बारी बारी से उगाना, इसको बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है इस विधि से बनी रहती है। कृषि क्षमता या दक्षता, एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी क्या होता है, इसको देखते हैं। कृषि दक्षता का तात्पर्य कम से कम संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम कृषि उत्पाद प्राप्त करना है। इसमें भूमि, श्रम, पानी और अन्य संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना शामिल है, यानी कि उसका अधिकतम प्रयोग करना शामिल है, जिससे कम लागत में अधिक उपज प्राप्त की जा सके। कृषि दक्षता बढ़ाने के क्या उपाय हैं? उन्नत तकनीकों का प्रयोग, सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों का कुशल उपयोग, मशीनीकरण द्वारा श्रम की लागत को कम करना, फसल चक्रण, कचरा प्रबंधन आदि। इसके बाद क्षमता एवं उत्पादकता में अंतर क्या है?
तो क्षमता शब्द से अभिप्राय भूमि की पैतृक क्षमता से है। क्षमता क्या है? भूमि की पैतृक क्षमता जो है उसे क्षमता कहते हैं। जबकि भूमि की उत्पादकता को विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक कारकों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि उसमें बहुत सारे खाद डाल दीजिए, उसमें उर्वरक मिला दीजिए, पेस्टिसाइड आदि के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं आप। लेकिन क्षमता शब्द से अभिप्राय भूमि की पैतृक क्षमता से, इसको जानेंगे। फसल या शस्य विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फसल विविधीकरण का तात्पर्य बोई जाने वाली फसलों की संख्या से है। बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ने के साथ ही विविधता बढ़ती जाती है। यानी बोई जाने वाली जो फसलों के किस्में हैं, यदि वह तरह तरह की हैं तो उसकी विविधता भी अलग होगी। भाटिया के अनुसार शस्य विविधता सूचकांक को देखिए यहाँ पर दिया गया है। अफसलों के अंतर्गत कुल फसली क्षेत्र का प्रतिशत, यानी कि जो भी अमुक फसल है उसके अंतर्गत कुल फसली क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, बटा अफसलों की संख्या, जो फसल है उनकी संख्या कितनी है, गुणे 100 कर देंगे तो ये निकल जाएगा। शस्य विविधता सूचकांक का शस्य विविधता के साथ व्युत्क्रमानुपात है। इसका मतलब यह है उल्टा संबंध है, अर्थात सूचकांक जितना अधिक होगा विविधता उतनी ही कम होगी। शस्य विविधीकरण विभिन्न फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बताता है। यह शस्य विशेषीकरण के विपरीत होता है, मतलब विशिष्ट फसल के विपरीत होता है। इसमें विभिन्न तरह की फसलें बोई जाती है। भाटिया व जसबीर ने इसके मापन हेतु सूत्र दिए हैं। किसने दिए हैं? भाटिया व जसबीर ने दिए हैं। तो भाटिया का सूत्र देख रहे हैं, जसबीर का भी सूत्र है, उसको इम्पॉर्टेंट नहीं मानता हूँ इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं दिया हूँ। फसल या शस्य गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी, ये क्या होती है? देखिए, शस्य गहनता से तात्पर्य एक कृषि वर्ष में शुद्ध कास्त क्षेत्रफल पर फसल उत्पादन के अवसरों का संबंध देखा जाता है। यदि एक कृषि वर्ष के अंतर्गत शुद्ध कास्त क्षेत्रफल पर एक ही बार फसल उगाई जाती है तो शस्य गहनता सूचकांक 100 होगा। यदि शुद्ध कास्त क्षेत्रफल के समस्त भाग पर एक वर्ष में 2 बार फसल उत्पादन किया जाता है तो शस्य गहनता सूचकांक 200 होगा। अर्थात समझ लीजिए कि आपके पास कोई खेत है, उस पर धान की खेती किए साल भर में एक बार, उसके बाद उसकी खेती नहीं किए, उस पर दूसरा, एक साल के अंदर केवल धान की खेती किए आप एक बार। और कुछ लोग हैं धान की भी खेती करेंगे फिर गेहूं की भी खेती करेंगे तो 2 फसल हो गया। कुछ लोग हैं 3 बार करेंगे, धान की खेती किए फिर गेहूं की खेती किए, उसके बाद से सब्जी का खेती कर दिए तो 300, उसमें क्या हो जाएगा? शस्य गहनता सूचकांक 300 हो जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है कितनी बार कोई साल भर में खेत बोया जाता है, उसको ये शस्य गहनता बताता है। शस्य गहनता सूचकांक सकल कुल फसल क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100 करते हैं। इसका उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। अ इकाई में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1000 हेक्टेयर है, अर्थात कुल क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर है तथा 200 हेक्टेयर 2 फसली क्षेत्र है, यानी 200 हेक्टेयर इसमें से 2 फसल उत्पादन करता है तो कुल फसली क्षेत्र 1000 प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा? 1200 हेक्टेयर हो जाएगा। अब इसको देखिए फार्मूले पर रखते हैं शस्य गहनता सूचकांक। इसमें 1000 हेक्टेयर कुल था, इसमें से 2 फसली 200 हेक्टेयर था तो यहाँ पे 1200 हेक्टेयर हो गया इसका कुल फसली क्षेत्र। तो कुल फसली क्षेत्र 1200 बटा 1000 गुणे 100 बराबर 120%। नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र फसल गहनता कहलाता है। ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इज नोन एज क्रॉप इंटेंसिटी। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी याद रखिए आप, इंग्लिश रखेंगे तो ज़्यादा रहता है क्योंकि इन सबों की जगह पे कुछ और भी वो शब्दावली इस्तेमाल कर सकता है हिंदी में। कृषि घनत्व, एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होता है? कुल कृषि जनसंख्या टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बटा निवल कृषि क्षेत्र नेट कल्टिवेबल एरिया। कुल कृषि जनसंख्या में क्या सम्मिलित है? तो कुल कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। कायिक घनत्व क्या होता है? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, यही पूछता है। कुल जनसंख्या यानी टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे निवल कृषि क्षेत्र यानी नेट कल्टिवेबल एरिया से तो हमें कायिक घनत्व का पता चल जाएगा। अब है शस्य या फसल संयोजन विधि, क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी क्षेत्र या प्रदेश में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलों के समूह को शस्य संयोजन कहते हैं। कृषि प्रादेशिकरण के अध्ययन में फसल प्रतिरूप के साथ शस्य संयोजन का अध्ययन भी महत्वपूर्ण होता है।
यह कृषि प्रादेशिकरण के लिए अच्छा आधार प्रदान करता है, कृषि नीति तैयार करने में सहायता करता है तथा कृषि की योजना और विकास के लिए किसी कृषि जलवायु क्षेत्र के कृषि पिच्चिकारी मोजाइक की व्यापक समझ प्रदान करता है। फसल संयोजन विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किसने किया था? जेसी वीवर ने किया था। इसको याद रखेंगे। सस्य फसल संयोजन विधि, सस्य या फसल संयोजन विधि क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड का सर्वप्रथम विकास जेसी वीवर ने 1954 में, सन भी याद करना है, जेसी वीवर को भी याद करना है। क्रॉप कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है इस समय, तो इसको भी देखना है। मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी किसका अध्ययन किया था? मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में किया था। ये पूछा गया है कि किस क्षेत्र पर अध्ययन था जेसी वीवर का, तो मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर अध्ययन था। तथा न्यूनतम विचलन विधि इस संदर्भ में सर्वमान्य है, यानी न्यूनतम विचलन विधि किसने दिया है? तो वीवर ने दिया है। इसको याद रखेंगे, इसमें सर्वमान्य है। वीवर ने सस्य संयोजन की गणना करने के लिए मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन विधि का प्रयोग किया है, जिसका फार्मूला स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये बराबर होता है, इसी को मानक विचलन कहते हैं। लेकिन बाद में वीवर द्वारा संशोधित वास्तविक सूत्र क्या बन गया? स्मॉल सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट निकालना इन्होंने बंद कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और इसको ऐसे लिख दिया है। तो इसको याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी फार्मूला आ सकता है परीक्षाओं में। अभी आप इससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध कराऊंगा तो ये दोनों आपको सूत्र देखने को मिल जाएंगे। जहां डी फसलों के सैद्धांतिक और वास्तविक फसल क्षेत्र का अंतर है, एन जो है सस्य संयोजन में फसलों की संख्या को दर्शाता है। फसल संयोजन के बारे में वीवर की पद्धति ने दिए गए एक क्षेत्र में उपक्रमों के सापेक्षिक महत्व के साधारण निरीक्षण से बेहतर विश्लेषण पद्धति प्रस्तावित की तथा उन्होंने उन उपक्रमों की संख्या का पता लगाने का प्रयास किया जिन्होंने वास्तविक एवं सैद्धांतिक उपक्रमों के संयोजन में अंतर को न्यूनतम किया। तो इसको आप पढ़ लेंगे, याद करेंगे। इसमें कई सारे जैसे स्टेटमेंट टाइप का दे देता है क्या सही है, तो उस तरह में इसका इस्तेमाल हो सकता है। सस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की वीवर की तकनीक का बाद में के डोई द्वारा 1959 में, सन भी याद रखेंगे, 59 में सुधार किया गया, जिसने विचलन ज्ञात करने हेतु सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन के स्थान पर केवल सिग्मा डी स्क्वायर का सुझाव दिया था। कौन दिया था इसका सुझाव? के डोई ने 1959 में। सस्य संयोजन का आधार और इसके प्रस्तावक कौन है यहाँ पर दिया गया है। फसलों का सापेक्षिक महत्व या रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप्स, BLC जॉनसन ने इसका प्रस्ताव दिया था। फसली क्षेत्र व पशुओं की संख्या, क्रॉप एरिया एंड नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक, जेटी कोपाक ने दिया था यह प्रस्ताव। अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस, आधार किसने दिया था? NP अय्यर ने दिया था। न्यूनतम विचलन, मिनिमम डेविएशन, जेसी वीवर द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। कृषि उत्पादकता सूचकांक, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, इसमें क्या है? हंगरी के GYG-NAD ने हंगरी के कृषि प्रदेशों का भौगोलिक प्रकार के निर्धारण के समय कृषि उत्पादकता के आकलन हेतु उत्पादकता सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया। ये सूत्र का ही मतलब है यहाँ पे, कृषि उत्पादकता सूचकांक बराबर यहाँ पे दिया है Y/YN प्लस T/TN, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ये निकालने का फार्मूला दिया था किसने? NAD द्वारा। तो ये फार्मूला याद करेंगे कि ये फार्मूला किसने दिया है, एग्जाम में पूछता है इसको। प्रोफेसर सफी ने भारत की 12 फसलों की उत्पादकता को निर्धारित करने के लिए NAD के सूत्र में संशोधन करके 1972 में कृषि उत्पादकता की गणना की थी। सफी ने कब गणना की थी? 1972 में। कितनी फसलों का? तो 12 फसलों का। ये सब पूछता है, इसको देखना पड़ेगा आपको। कृषि उत्पादकता के मापन का सूत्र M. सफी ने दिया था। कृषि उत्पादकता क्या है?
तो कृषि उत्पादकता भूमि उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता तथा पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को इंगित करता है, यानी इसको प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये तीनों घटक उत्पादकता के कारक तत्व हैं। इन तीनों घटकों को याद रखेंगे, भूमि उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता तथा पूंजी उत्पादकता, ये तीनों घटक उत्पादकता के कारक तत्व हैं। कृषि उत्पादकता ज्ञात करने की विधियां और इसके प्रस्तावक कौन है, ये इधर दिया हुआ है। तो कोटि गुणांक विधि, रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड केंडाल द्वारा 1939 में दिया गया। जनसंख्या की दृष्टि से भूमि वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, स्टाम्प द्वारा 1958 में दिया गया। उत्पादकता सूचकांक, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, एनएडी द्वारा 1964 में, और एसएम सफी द्वारा 1972 में दिया गया। ये भूमि भार पोषण क्षमता, जसबीर सिंह 1972 में ये इसका प्रस्ताव दिए थे। प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, उत्पादन हो गया है उत्पादन। आउटपुट पर यूनिट एरिया, इसका प्रस्तावक नहीं है। आगत निर्गत अनुपात, इनपुट आउटपुट रेशियो, खुसरो ने 1964 में इसका प्रस्ताव किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं। एग्रीकल्चर जियोग्राफी से जो भी इसमें छूटे होंगे उसको यहाँ पे मैं दिया हूँ। जे क्रिस्टोविकी ने विश्व स्तर पर कृषि का प्रकारात्मक वर्गीकरण, टाइपोलॉजी ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर, 1972 में प्रस्तुत किया था। किसने टाइपोलॉजी ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्रस्तुत किया था? जे क्रिस्टोविकी ने। कब? 1972 में। कृषि क्षमता के माप, एग्रीकल्चरल इफिशियंसी की तकनीक का विकास एमएस भाटिया ने किया था। इन्होंने 1967 में उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता को 4 भागों में अभिधारण किया था, 4 वर्गों में इसको विभाजित करके दिखाया था। किसने? तो एमएस भाटिया ने। किसका अध्ययन किया था? उत्तर प्रदेश का, 1967 में किया था, याद रखना होगा आपको। सर्वप्रथम कृषि उत्पादकता के कोटि क्रमिक गुणांक विधि, रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का उपयोग एमजी केंडाल ने किया था। इसको ध्यान रखेंगे, ये सब याद करेंगे, परीक्षाओं में पूछा गया है सब। फसल संयोजन हेतु अधिकतम सकारात्मक या धनात्मक विचलन विधि, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड, एसएम रफीउल्लाह द्वारा दी गई है। इसको भी देखेंगे। फसल सांद्रता ज्ञात करने हेतु स्थिति लब्धि विधि, सिचुएशनल एडवांटेज मेथड का प्रयोग फ्लोरेंस ने किया था। ये भी परीक्षाओं में, ये जितने दे रहा हूँ सब परीक्षाओं में आए हुए हैं, आपको सबको याद करना पड़ेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा ये सब चीज़ों को। फाउचर ने कृषि भूगोल के स्थान पर अग्रेरियन भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था। किसने कृषि भूगोल के नाम पर जगह पे अग्रेरियन भूगोल का शब्द का इस्तेमाल किया? तो फाउचर ने। बर्नहार्ड ने कहा कि कृषि भूगोल कृषि विज्ञान एवं भूगोल दोनों में है। इंग्लिश में देख लीजिए। बर्नहार्ड सेड दैट एग्रीकल्चर जियोग्राफी इज बोथ एग्रीकल्चर साइंस एंड जियोग्राफी। जी चिसोल्म के अनुसार कृषि भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं? तो देखिए, सैद्धांतिक उपागम, प्रादेशिक उपागम तथा क्रमबद्ध उपागम। इसको याद कर लीजिएगा, कोई अतिरिक्त देगा तो वही नहीं रहेगा इसके द्वारा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 20वीं शताब्दी के मध्य में बर्च, वीवर, हेलबर्न ने कृषि प्रादेशिकरण में सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया था। किन लोगों ने 20वीं शताब्दी में जो है सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया था प्रादेशिकरण में? तो बर्च, वीवर और हेलबर्न। कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण के लिए क्षेत्रीय अध्ययन सही माना जाता है, क्योंकि निश्चित क्षेत्रों में फसलों के सहचर्य से इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबी अवधि तक बिना हानि के फसल उत्पादन की क्षमता के आधार पर मिट्टी के ह्रास को भूमि क्षमता से संदर्भित किया जाता है। मलेशिया में कोको के साथ नारियल, कोकोनट की फसल उगाकर अंतर फसल की शुरुआत की गई थी। क्रिस्टोविकी द्वारा दिए गए विश्व में कृषि के प्रमुख प्रकारों और उनके सांकेतिक चिन्हों को देख लेते हैं। ये पूछा गया है प्रश्न। सामाजिकृत कृषि, सोशलाइज्ड ब्रीडिंग, एस से प्रदर्शित किया जाता है। परंपरागत विस्तृत कृषि, ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ई से इसको इंडिकेट किया जाता है। संक्रमण ग्रहण कृषि, ट्रेडिशनल इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसको
टी से प्रदर्शित किया गया है। किसके द्वारा? क्रोस्टोवी द्वारा। तो इसको याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।